Good morning everyone. So as you know, the behavior of conductors in an external electric field, ये टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे और इससे पहले जो आपके टॉपिक्स हो चुके हैं उनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ लिया है, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की और उसके स्पेशल केसेस, ये सब कुछ आपने स्टडी कर लिया है। तो जो आपका टॉपिक था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स वो चल रहा था, जिसमें कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट जो नेचर था कंडक्टर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो भी आप स्टडी कर चुके हैं। तो फर्दर रिवीजन के लिए हम स्टार्ट करते हैं सेम टॉपिक। तो नाउ योर टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर्स कैसा बिहेव करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो एक बार फिर से मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। पहले पॉइंट पे मैंने बताया था कि ऑलवेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर of a conductor is zero। हमेशा कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। एंड हाउ इट इज पॉसिबल, उसके लिए वन डायग्राम वाज देयर। दिस इज द कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एरोज हैं और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट। तो जब इस कंडक्टर को रखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, उससे पहले इसके जो चार्जेस थे वो सेपरेट नहीं थे। तो जो चार्ज जो टोटल जो प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से द कंडक्टर विल बिहेव लाइक अ न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि टोटल जो चार्ज है प्लस और माइनस, उसका जो सम होगा दैट विल बी जीरो। तो जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इंडक्शन का प्रोसेस होगा दैट विल बी स्टार्टेड। और इंडक्शन के थ्रू जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस एंड आता है वहाँ पर माइनस चार्जेस अकमुलेट हो जाते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस एंड है वहाँ पर प्लस चार्जेस का अकमुलेशन होता है। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वन मोर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर and the direction of this induced electric field will be towards left, इसके opposite होगी। तो जब चार्जेस सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं तो when the process is taking place, जब प्रोसेस चल रहा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट करती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, वेट फॉर 1 सेकेंड, ओके। सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट टू द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब तक प्रोसेस चलता रहता है तब तक ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी वैल्यू को इंक्रीज करती है। एंड इन द लास्ट द वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं इनसाइड इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, तो दिस आई हैव रिटन फॉर इंटीरियर, तो उसकी वैल्यू के लिए हम जो रिलेशन लगाएंगे तो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। और जब इसको सॉल्व करते हैं देन द आंसर वी गेट जीरो। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर सम करेंगे अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो आंसर आ रहा है दैट इज जीरो। तो इसको आपको ऐसे ही प्रूव करना है, लैंग्वेज भी आपको इसमें लिखनी होगी। ओके। इसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल
to the surface, normal to the surface of the conductor। तो किसी भी शेप का कंडक्टर अगर आप बनाते हैं, सपोज दैट यू आर मेकिंग द कंडक्टर लाइक दिस, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बनाएंगे, अगर इस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर इज लाइक दिस, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी भी गिवन कंडक्टर के, चाहे इस तरीके का शेप बनाए तो उसमें देख रहे हैं कि यहाँ चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है दोज आर परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। तो हमेशा किसी भी गिवन सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसा क्यों है? तो उसके लिए जैसा कि आपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी में भी यही लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दैट इज परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वहां भी जो स्टार्टिंग थी वो इस तरीके से लिया था हमने कि सपोज दैट एट दिस पॉइंट, ये जो सरफेस है उसके इस पॉइंट पर अगर हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है या फिर इंक्लाइंड है किसी पर्टिकुलर एंगल से, तो सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्लाइंड टू द गिवन सरफेस, देन इन दैट केस इट हैज टू कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट तो जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में आपने बताया था कि अगर एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता है, जो डायरेक्शन cos थीटा वाली, अगर इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होता है तो इट मींस वर्क विल बी डन टू मूव द चार्ज इन दिस डायरेक्शन। वर्क करना पड़ेगा चार्ज को इधर मूव कराने के लिए, बट एक्चुअली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे वर्क जीरो होता है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है ये कंपोनेंट। यहाँ पर थोड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बिना अगर एक्सप्लेन करें तो स्टार्टिंग तो यहीं से होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्लाइंड टू द गिवन सरफेस एंड इट हैज टू कंपोनेंट, देन one component which is in horizontal direction or in the direction of the given surface। जो component इस direction में है उस component की वजह से electric force will be in the same direction of electric field। इस component की direction में force भी होगा, और जब force होगा उस direction में तो charge को push करेगा, तो charge can flow in this direction। यहाँ पे जो charge है वो इस direction में flow हो सकता है। तो जब charge flow होगा तो that will contribute electric current। तो इसका मतलब कि जो सरफेस करंट्स होती हैं उनकी प्रेजेंस होगी नॉर्मली किसी भी कंडक्टर पे। अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसको आपने एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तो बिना कनेक्ट करे भी क्या होगा कि उसकी सरफेस को अगर टच करेंगे तो सरफेस करंट्स की प्रेजेंस मिलेगी। तो सरफेस करंट नॉर्मली प्रेजेंट ही नहीं होती है जब तक आप एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट ना करें, तो चार्जेस का फ्लो होगा ही नहीं। तो सरफेस करंट अगर प्रेजेंट नहीं होती है तो इसका मतलब नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, सरफेस पे चार्ज कभी भी मूव नहीं करता है, जितना भी चार्ज आप देंगे कंडक्टर को तो वो स्टेबल रहता है जिस भी पॉइंट पे है, क्योंकि चार्जिंग का प्रोसेस ही होता है कि जब आप चार्ज देना स्टार्ट करते हैं किसी भी कंडक्टर को तो पहले तो चार्ज मूव करता रहेगा, और जैसे जैसे मैंने बताया था आपको कि प्लस चार्जेस आते हैं तो ये दूसरे प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, वो दूसरे प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, तो चार्ज को अपनी पोजीशन लेने में, एडजस्ट करने में अपनी पोजीशन थोड़ा टाइम लगता है। और फिर उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो चार्ज जिस पोजीशन पे है वो चार्ज उसी पोजीशन पे रहेगा, मूव नहीं करेगा, यानी कि ये चार्जेस जो हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। ओके, तो नॉर्मली जो एक कंडक्टर है उस पर चार्जेस कैसे रहते हैं? स्टेबल। और वो चार्जेस मूव या किसी भी कंडीशन में जो है वो मोशन तब शो करेंगे जब या फिर उसके आसपास अदर कोई कंडक्टर रखा जाता है, चार्ज कंडक्टर अपोजिटली हो या सिमिलरली हो, या फिर जो इसके आसपास की जो एयर है, जो आपने कैप्स्टन्स में पढ़ा था कि अपने आसपास की एयर को अगर आयनाइज कर देता है तो उस कंडीशन में चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। नॉर्मली किसी भी कंडीशन में सरफेस करंट्स की प्रेजेंस नहीं होगी। ओके, तो आपको एक्सप्लेन कैसे करना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डायमेंशन लेते हैं, इंक्लाइन लेते हैं, तो इट हैज सम कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी देयर, एंड because of this horizontal component electric force will also be there in the same direction, and this force will push the charge to flow in the same direction, and because of this surface currents will produce on the surface, but actually no surface currents are produced on the surface, so this component of electric field is not possible. It means electric field is always normal to the given surface.
इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा गिवन सरफेस के नॉर्मल ही होती है। ओके, इसके बाद आपको थर्ड जो है वो क्या प्रूफ करना था बिहेवियर में, जो आपने यहाँ प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है कंडक्टर के इंटीरियर, वैसे ही कंडक्टर के इंटीरियर चार्ज भी जीरो होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, तो या तो आप ऐसे करके बता सकते हैं कंडक्टर के इंटीरियर में चार्ज जीरो हो सकता है, या फिर एक चीज और बता सकते हैं कि टोटल चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर कंडक्टर को चार्ज देना स्टार्ट किया तो हमेशा वो चार्ज उसकी सरफेस पर ही रिसाइड होगा, सरफेस पर ही फैलेगा, और चार्ज कभी भी उसके अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता। इस प्रॉपर्टी का एक मतलब ये भी है। तो जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया, एक कंडक्टर ये और इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया है प्लस, तो कंडक्टर पे जितना भी चार्ज है वो कहाँ है, उसकी सरफेस पर है। अब आपको प्रूफ करना है कि चार्ज इसके अंदर नहीं है, तो ये प्रूफ करने के लिए आपने इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस ली, गॉसियन सरफेस, क्योंकि आपको प्रूफ ये करना पड़ेगा जो आपने गॉसेस लॉ पढ़ा है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज है, और फ्लक्स नहीं पास हो रहा है तो चार्ज जीरो होगा। तो आपने यहाँ पर गॉसियन सरफेस इसके अंदर कंसिडर कर ली है, और फिर आपने रिलेशन लिखा कि वी नो बाय गॉसेस लॉ फॉर द गिवन गॉसियन सरफेस। तो गॉसेस लॉ क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ this electric field and the product of electric field and surface area EDS। जो आप इसको फाइंड करेंगे तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करें तो दैट विल बी नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस एरिया है दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो सेम होगा, क्योंकि किसी भी जगह पे आप यहाँ या कहीं भी कंसिडर करें तो सेम डायरेक्शन विल बी देयर, क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है वेक्टर क्वांटिटी की इस कंडीशन में आपको पता है जो गिवन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है दैट इज ट्रीटेड एज सरफेस एरिया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, तो एंगल क्या हो जाएगा cos थीटा या cos जीरो। तो EDS cos जीरो का मतलब कि अगर आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, EDS। ओके, तो E को आउटसाइड अगर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ सरफेस एरिया, तो यहाँ सरफेस एरिया कौन सा बन रहा है, स्फीयर का बन रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम भी लिख क्या रहे हैं, रिलेशन लिख रहे हैं फ्लक्स के। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड इन द प्रॉपर्टी 1। तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, तो इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। तो फ्लक्स जीरो है, और फ्लक्स का फिर एक रिलेशन हम यूज करेंगे कि फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर फ्लक्स जीरो होगा तो दिस इंप्लाइज चार्ज विल आल्सो बी जीरो। तो ये प्रूफ करना है कि चार्ज जो है वो इंटीरियर में जीरो होता है। तो उसको हमने प्रूफ इससे किया फर्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो याद रखिएगा कॉसेस थ्योरम के दो फॉर्मूले हैं, दोनों की हेल्प से ही सॉल्व किया जाता है। पहला रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बीच में होता है, और दूसरा रिलेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से शो किया कि फ्लक्स जीरो है, उसके बाद में हमने जो वैल्यू यहाँ पुट की उससे प्रूव हुआ कि चार्ज जो है वो जीरो। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। टोटल 6 प्रॉपर्टीज हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हमेशा पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ जीरो होती है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होता है, पोटेंशियल दोनों जगहों पे एक जैसा रहेगा। तो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, सॉरी कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड
on the surface, within and on the surface of the conductor। तो इसको प्रूव करने के लिए जो आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला रिलेशन पढ़ा था, दैट विल बी यूज्ड, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, सरफेस पे तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि आप एंड दे सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, कि हमेशा किसी भी कंडक्टर पर पोटेंशियल को कांस्टेंट करने के लिए रिलेशन ये वाला होगा 1/4πε0 Q/r। तो यानी कि पोटेंशियल डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। और सरफेस की बात करें तो सेंटर से सरफेस तक हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगी, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इंटीरियर की बात करें तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, और इस रिलेशन में कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, सो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। तो दो फॉर्मूले से आपको इसको प्रूव करना है, सरफेस के लिए ये वाला और इंटीरियर के लिए ये वाला रिलेशन। ओके, तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपको पता है ये रिलेशन जो है वो ये होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जितना सरफेस पे चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज है सरफेस पे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर। तो इसको प्रूव करने के लिए आपने जो रिलेशन लिखा था फ्लक्स का, फिर से वही रिलेशन यूज होगा। तो अभी आपने लिखा था क्लोज्ड इंटीग्रल करके फाई इज इक्वल टू E ds। यहाँ पर लिख लेते हो, मैंने आपको बताया था कि सरफेस मान लीजिए किसी भी शेप की है तो वहां पर आपको एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यानी कि पिल बॉक्स कंसीडर करना पड़ता है, और इस पिल बॉक्स के लिए आपने सरफेस एरिया कंसीडर कर लिया, इसका डेल्टा S है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है, और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इस पोर्शन में है वो सिग्मा है। ओके, उसकी सरफेस पे जो चार्ज है दैट इज प्लस, ये शो कर देंगे इतना। तो फाई E का रिलेशन यहाँ से हो जाएगा E डेल्टा S, क्योंकि पिल बॉक्स कंसीडर किया तो थोड़ा सा बड़ा एरिया ले लेंगे, D वाला ले लेते हैं। तो फाई E इज इक्वल टू E डेल्टा S। दूसरा रिलेशन फ्लक्स का जो होता है गॉसेस थ्योरम से, वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू जो है आपको पता है सिग्मा A, सिग्मा इनटू सरफेस एरिया होती है, तो सिग्मा इनटू डेल्टा S लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ डेल्टा S एरिया ही कंसीडर किया है। तो एक रिलेशन ये आ जाता है, एक रिलेशन ये आ जाता है, इन दोनों को कंपेयर करें तो E डेल्टा S इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से डेल्टा S कैंसिल हो जाएगा और E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक रिलेशन आपका ये आ जाए। ओके, तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है सिक्स प्रॉपर्टी, और सिक्स प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्स प्रॉपर्टी के बाद में ही जो आपका एक टॉपिक था जो आपने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वो टॉपिक आ रहा था। सो व्हाट इज देयर, सिक्स प्रॉपर्टी में आपने लिखा कि ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं या चार्ज कह सकते हैं, दोनों चीजें हम प्रूव कर सकते हैं। इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो कंडक्टर। तो अभी तक जो आप कंडक्टर कर रहे थे वो सॉलिड दे रखा था, यहाँ हॉलो कंडक्टर है। अगर एक हॉलो कंडक्टर होता है तो उसके अंदर अगर हम एक कैविटी कंसीडर करें, तो सपोज आपका कंडक्टर जो है वो इस तरीके का है, दिस इज द शेप ऑफ द कंडक्टर, और आपको पता है इसकी सरफेस पे मान लीजिए हमने चार्ज दिया है प्लस, सरफेस पे इतना चार्ज है, इसके अंदर कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा, सरफेस पर ही चार्ज रहेगा। तो आपने इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर एक कैविटी कंसीडर की, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ कैविटी है, ये बिल्कुल जो है वो फ्री पोर्शन है, यहाँ पर वैकेंट स्पेस है दैट इज कॉल्ड कैविटी। तो ये कैविटी है, अब आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर ना तो चार्ज है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की कैविटी के बाहर।
तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आपने रिलेशन लिया फ्लक्स का, फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन गॉसियन सरफेस, जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, इससे टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्लक्स का जो रिलेशन हम यूज करेंगे दैट विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, आप पीछे वाली दोनों में से किसी भी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप ये भी प्रूफ कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है कंडक्टर के इंटीरियर में, और आप ये भी प्रूफ कर चुके हैं कि कंडक्टर के इंटीरियर में चार्ज जीरो होता है। तो अगर चार्ज की हेल्प से लेना चाहें तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस विल बी इक्वल टू दिस, बट वी नो चार्ज इनसाइड in the interior of a conductor is zero, so we can write कि flux is equal to zero, और जब flux zero होगा then flux is equal to E closed integral of ds. So by flux we can say that electric field will also be zero. तो पीछे वाले दोनों रिलेशंस की हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं। डायरेक्ट इसका डेरिवेशन है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करनी है, बस आपको गॉसेस थ्योरम की हेल्प से ड्राइव करना है। तो बहुत सिंपल केस है कि किसी भी कंडक्टर को अगर हमने हॉलो लिया है तो उसके अंदर जो हॉलो वाला पोर्शन है, जो कैविटी है, उसमें ना तो चार्ज जा सकता है और ना ही उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसी फिनोमिना को आगे यूज किया था फैराडे ने, माइकल फैराडे ने बताया था कि ये जो फिनोमिना होता है कि कैविटी में या हॉलो पोर्शन में चार्ज नहीं होता है, चाहे सरफेस पे कितना भी चार्ज होता है सडनली, तो उसी को बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का नाम दिया गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री करने का जो फिनोमिना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना जाए उस रीजन के अंदर, वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बहुत इजी, बहुत सिंपल फिनोमिना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है कि जो रीजन है उसकी शील्डिंग कर दी गई, उसके ऊपर एक शील्ड बना दी गई ताकि उसके अंदर किसी भी टाइप की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना पहुंच पाए। तो ये जो शील्ड बना देते हैं इस टाइप की, ये शील्ड जो है वो कहलाती है फैराडे केज। मैंने ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी दिया था कि इन दिस दैट surface which is behaving like a shield on the given cavity, that is called Faraday cage. So Faraday cage का मतलब कि free from any type of external electric field, ये Faraday cage कहलाती है, फिनोमिना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। और इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूज करना है, तो इसका यूज कहाँ पर करना है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए मैंने बताया था कि जब रेनफॉल होती है, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग के टाइम में, कि इट इज सेफेस्ट टू सिट इनसाइड द कार, क्योंकि कार की जो मेटेलिक बॉडी है उस पर कितना भी चार्ज आ जाए, लेकिन वो चार्ज कभी भी, जो कार की मेटेलिक बॉडी है अगर वो पूरी तरह से क्लोज्ड जैसा सर्किट होता है उसकी तरह बिहेव करे, कहीं पर भी उसमें ब्रेक ना हो कार, तो चार्ज अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता और वो पूरी तरह से शील्डिंग की तरह बिहेव करेगी। तो कार की जो मेटेलिक बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग है इतनी कि वो कैपेबल हो चार्ज को अंदर ट्रांसफर ना करा पाए, तो कार के अंदर जो बैठना है वो सेफेस्ट होगा उस टाइम में। दूसरा मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो कभी अगर उनमें एक्स्ट्रा करंट पहुंच जाता है तो उनको डैमेज कर सकता है। तो इसलिए उन डिवाइसेस के जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं उनको एक मेटेलिक शील्ड में कवर करके रखा जाता है ताकि वो डैमेज ना हो किसी भी एक्सटर्नल एक्स्ट्रा करंट से। ओके, तो यहाँ तक आपका जो है ये बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स फिनिश हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कैपेसिटेंस बचा है दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। Thank you.